चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है डेटा की। देखो स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है, देखो हमारे लाइफ में, रियल लाइफ में भी देखोगे तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ डेटा होता है। किसी भी चीज़ का आप कुछ भी कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ डेटा तो होगा ना, कि क्या हो रहा है। जैसे अब तुम्हारी क्लासरूम है तो कितने बच्चे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, आपकी फैमिली है तो उनके बारे में हर चीज़ का एक डेटा होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जितने भी डेटा हैं उसमें से आपको उनको प्रेजेंट करना, उसको इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना, ताकि आप उसमें से एक मीनिंगफुल अपना कुछ निकाल सको जो आपको ज़रूरी है। तो ये सारा काम है स्टैटिस्टिक्स का। हमें क्लास 9th में कुछ इसमें से पढ़ना है और इसको थोड़ा ध्यान देके पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से जॉब अपॉर्चुनिटीज पता है बहुत सारी होती है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा डेटा साइंस नाम से, डेटा हैंडलिंग, इतना सब कुछ है, सही ना कहीं सब कुछ स्टैटिस्टिक्स सही है। और इस आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें क्लास 9th में थोड़ा सा बेसिक है, उसके बाद हाई लेवल के आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है, थोड़ा सा ये एग्जाम पर्पज से थोड़ा कम ही हो, लेकिन इससे थोड़ा स्कोप ज्यादा है, तो अभी से थोड़ा सा ध्यान दे देना इस चैप्टर पे, ठीक है, आपका फायदा होगा। बाकी शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। इसमें मेनली मैं थ्योरी ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए तो अलग से ज्यादा टाइम देंगे ही, अलग से वीडियो में। इसमें थ्योरी पे ज्यादा ध्यान इसलिए ताकि आपको कहानियों की तरह बिल्कुल सब कुछ समझ तो आ जाए ना। पहले इसमें समझना इम्पोर्टेंट है, तो मैं अभी सब कुछ समझाने के लिए थोड़ा कोशिश करूंगा। बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर तो अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारे स्टैटिस्टिक्स में डेटा। तो डेटा को आप सबसे पहले क्या करते हो, कहीं से कलेक्ट। अगर स्टेप्स वाइज देखें तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले कहीं ना कहीं जो भी आपके रिक्वायरमेंट होगी, जैसे अगर आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये चाहिए कि मेरे क्लास के जितने 2 फ्रेंड्स हैं उनका बर्थडे मान, तो आप अब उसको कलेक्ट करोगे ना पहले, उसके बाद ही आप उसमें से कुछ देख के कुछ मीनिंग आपको जो चाहिए वो निकालोगे, ऐसा कुछ करोगे। तो सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। और कलेक्शन ऑफ डेटा में भी ना 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब पूछोगे ये दोनों क्या होते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, कोई डिफरेंट मुश्किल चीज नहीं है। प्राइमरी मतलब जब ये डेटा आप खुद के लिए कलेक्ट कर रहे हो और खुद से कलेक्ट कर रहे हो, सिंपल, खुद से कलेक्ट कर रहे हो। जैसे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए था सारे अपने दोस्तों का अपने क्लास में, तो आप क्या कर रहे हो, सारे दोस्तों के पास खुद जा रहे हो और खुद से उनका डेट ऑफ बर्थ लिख दे रहे हो, ठीक है। और सेकेंडरी में बस इतना होता है कि आप सबके पास स्पेशली नहीं जा रहे हो, आप डायरेक्ट या तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में चले गए, या तो किसी ऐसे आदमी के पास चले गए जिसके पास वो डेटा पहले से कलेक्टेड है और आपने वो डेटा उससे ले लिया। बस हो सके उनका पर्पस डिफरेंट होगा उस डेटा को कलेक्ट करना, उनको कोई और काम होगा, लेकिन आपका जो काम है आपने उनका डेटा लेके कर लिया और उनका पर्पस डिफरेंट था। तो ये हो गया हमारे 2 टाइप के कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इस चैप्टर में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब क्या, ऐसे ही सोचो, अगर कोई भी डेटा है तो तुम कैसे उसको पहले तो देखते हैं हम लोग टेबल के फॉर्म में लिखोगे ताकि अच्छे से नीट क्लियर, फिर उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे। यही है, बस यही है। जैसे हम लोग कुछ भी आता है तो एक्सेल पे देखते हैं ना, एक्सेल पे क्या करते हैं, पहले शीट बनाते हैं। शीट्स क्या है, टेबल सी तो है एक्सेल की, तो उस पर सब कुछ नोट करते हो। उसके बाद क्या करते हो, उसका भाई बार ग्राफ और कितने सारे ग्राफ है उसमें कन्वर्ट करते हो। यही चीज है स्टैटिस्टिक्स। तो अब देखो, और देखोगे एक्सेल से कितने सारे, सब कहते हैं एक्सेल सीखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस। तो यही है भाई, यही है, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देना। बस मैं जल्दी पढ़ाऊंगा, बस थ्योरी समझाने के लिए ये चैप्टर। अभी क्वेश्चन आंसर तो हम लोग बाद में करेंगे। तो देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले देख लो, अगर जैसे एग्जांपल देखो कि यहाँ तुम्हारे पास सबसे इजी मार्क्स दिए हुए हैं 10 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स टेस्ट के, और ये देखो ये 10 स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं जो उनको टेस्ट में मिले। तो ये आप अभी क्या हुआ है, बस जैसे जैसे टेस्ट है, जैसे तुरंत बस 10 स्टूडेंट के नंबर बस कलेक्ट कर लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा इसलिए क्योंकि अभी किसी पैटर्न या किसी चीज का यूज नहीं किया हुआ है, बस आपने गए और ले लिया, तो ये रॉ डेटा है। अब इसमें से अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताओ कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है
उसमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं और सबसे लोएस्ट मार्क्स किसके हैं। तो क्या करोगे, सारे मार्क्स देखोगे एक एक करके और सर्च करोगे। ऐसे ही मैं कुछ और पूछूंगा तो दोबारा सर्च करोगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा सर्च करने में। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ही हम लोग क्या लिख लेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उससे क्या फायदा होगा, अगर तुमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया 25, फिर आ रहा है हमारा 42, ऐसे ऐसे करके 95, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ऐसे नंबर लिख दिया तुमने, इसको अरेंज कर दिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि सबसे लोएस्ट मार्क्स कैसा है, तो तुरंत क्या दोगे भाई, जो सबसे पहले वो लोएस्ट है, जो सबसे बाद में वो हाईएस्ट है असेंडिंग ऑर्डर में। सिंपल हो गया ना, आपका काम कितना इजी हो गया, आपको सर्च नहीं करना पड़ा। तो आपने एक पैटर्न में उसको एक मीनिंग देने के लिए क्या किया, अरेंज किया, प्रेजेंट करने के लिए। तो ये सबसे लोएस्ट, सबसे पहला स्टेप है इस चीज को समझने का। अब देखो बहुत लोग पूछते इसमें है कि रेंज क्या है, आपके डेटा का रेंज क्या है, रेंज ऑफ डेटा। तो रेंज ऑफ डेटा क्या, मान लो तुम्हारे भी एग्जाम में अगर सबसे लोएस्ट तुम्हारे कभी आए तो 25 नंबर आए और सबसे हाईएस्ट 95 आए, तो तुम्हारा रेंज कितना है, 25 से 95 के बीच का नंबर, यही है ना रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा, 25 से 95 में के बीच में कितने नंबर है, वो रेंज हो गया तुम्हारा। तो वो कैसे निकलेगा, 95 माइनस कर दो क्या, 25, सिंपल। तो आपका रेंज कितना हो गया, 95 माइनस 25 इज इक्वल टू 70। ये क्या हो गया, रेंज। कैसे निकाला रेंज, तो हाईएस्ट में से क्या कर दिया, लोएस्ट को माइनस। तो रेंज क्या होता है आपके डेटा का, हाईएस्ट में से माइनस कर दो लोएस्ट, वो हो गया आपका रेंज, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, पहले 10 स्टूडेंट, अब 30 स्टूडेंट्स हो गए और उनके 100 में से मार्क्स हैं सब्जेक्ट्स में। तो अब इसको रिप्रेजेंट करो, इसमें से कुछ मीनिंगफुल डेटा निकालो। तो इसको कैसे प्रेजेंट किया जाए अच्छे तरीके से, पहले असेंडिंग से डिसेंडिंग किया, अच्छा, और साथ साथ याद करते जाओ कैसे आप कहानी की तरफ प्रोसेस में चल रहे हो, ताकि आपको याद रहे हर चीज। आपने सबसे पहले क्या किया, असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न प्रेजेंटेशन में, ठीक है। उससे हम लोगों ने क्या सीखा, एक जो रेंज। अब दूसरा क्या कर रहे हैं वो देखो। अब दूसरे में क्या है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बने तो इसको बेटर तरीके से प्रेजेंट करने का क्या तरीका है, सिंपली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिखो ही, लेकिन उसके साथ साथ एक टेबल बना दो भाई। और टेबल में आप क्या यूज करोगे, पहले डेटा की वैल्यू का कॉलम और एक कॉलम होगा आपका फ्रीक्वेंसी का। आप पूछोगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ टाइम्स उस डेटा की वैल्यू यूज की हो। जैसे इसमें डेटा क्या मार्क्स है, तो जैसे 95 कोई वैल्यू है, तो कितने टाइम्स 95 इस डेटा में है, वो फ्रीक्वेंसी हो गया। और कितने टाइम्स है, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आया इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेम वैल्यू होगा, नंबर आएगा, उस वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। जैसे 95 मान लो 4 स्टूडेंट का है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी होगी 95 की, 4, सिंपल। तो अब देखो, पहले असेंडिंग डिसेंडिंग सीखा, उसमें रेंज सीखा। दूसरा हम लोग टेबुलर फॉर्म सीख रहे हैं, और टेबुलर फॉर्म को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्यों, अभी समझ जाओगे, क्योंकि उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बांट रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और उसमें हमने क्या सीख लिया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो अब उसको कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, तो ये रहा आपके राइट साइड में मार्क्स दे दिए अलग अलग जितने भी थे, और उसके बाद साइड में क्या लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और लास्ट में टोटल लिख दिया, सिंपल। ये क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ में आ गया, सिंपल। और ये क्या है, अनग्रुप्ड है। अभी ये भी याद रखो, अनग्रुप्ड मतलब कहने का मतलब ये कि इसको मार्क्स को अभी किसी ग्रुप में नहीं बांटा है। सोचो अगर जैसे अभी बस इतने टाइम नंबर ऑफ डिफरेंट मार्क्स आए हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर 100 नंबर है ना बीच में, 1 से 100 के बीच का रेंज कितना है, 100। तो अब 100 डिफरेंट अगर मार्क्स होते तो क्या बहुत बड़ी टेबल नहीं हो जाती। तो उस चीज से बचने के लिए हम ग्रुप बना देते हैं मार्क्स का, क्लासेस कहते हैं उनको, वो भी अब आगे पढ़ते हैं। तो देख लो, सबसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग, उसमें पढ़ा हमने रेंज, याद कराते जाऊंगा साथ साथ। दूसरा हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एफडीटी, जिसमें हमने देखा है अभी अनग्रुप।
दो चीजें। अब तीसरा जाएंगे हम लोग ग्रुप पे। तो देखो अब ग्रुप क्या होता है। अब देखो नंबर ऑफ चीजें बढ़ गई है। ये क्या है, 100 डिफरेंट स्कूल्स हैं, उन्होंने क्या किया है, 100 डिफरेंट प्लांट किए थे, और एक मंथ बाद 100 में से कितने प्लांट्स अभी तक जिंदा हैं और बाकी मर गए, खराब हो गए, वो उस चीज का लिस्ट है। तो इसको देखो हमने कैसे, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डीटी, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन कौन सा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें क्या क्या किया, वही नंबर ऑफ, ये देखो डेटा की वैल्यू ही है, लेकिन अब इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कैसे, तो पहले 20 से 29, फिर 30 से 39, 40 से 49 डिफरेंट। और उसके बाद हमने ये टैली मार्क्स मतलब जानती हो बचपन में, टैली मतलब क्या, टैली में हम लोग कैसे यूज करते थे, जैसे कोई वैल्यू है, अगर 3 है तो 1 2 3 करेंगे, और जैसे ही अगर 5 चली जाए तो 1 2 3 4 5, फिर 6 कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 9 के बाद 10 ऐसे, फिर ये 11, फिर 12, ऐसे टैली हो गया। इजी करने के लिए, लिखने के लिए। इसमें क्या फायदा होता है ना, एक्चुअली ओवर राइटिंग से बचते हो आप। कैसे कहोगे, तो कभी कभी मान लो तुमने काउंट किया, ठीक है, अब जैसे 20 से 29 के बीच में कितने, ये लिस्ट दी हुई थी ना तुम्हें, ठीक है, तुमने पहले काउंट कर लिया 5, और मान लो तुमसे एक मिस हो गया, 6 थे लेकिन तुमने 5 ही किया, लेकिन यहाँ तुम ऐसे 5 लिख दोगे और बाद में तुम्हारा नोटिस हुआ, अरे यार ये तो 6 था, तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, काट के दोबारा 6 लिखना पड़ेगा। पेन से ही लिखते हो ना, ओवर राइटिंग। टैली से क्या होता है, तुमने पहले 5 कर गिने थे, ये लो 5, अरे एक और बढ़िया लो, फायदा है कि नहीं है ना फायदा, तो ये फायदा है। तो इसीलिए पहले टैली कर लो, टैली में लिख लो, फिर सब कुछ देख लो एक बार सही किया है नहीं, फिर लास्ट में नंबर्स लिखो, उसमें फायदा होगा, ओवर राइटिंग नहीं होगी। समझ में आ गया। तो ये चीज आपकी हो गई। ये क्या था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 3 चीज पढ़ ली, असेंडिंग डिसेंडिंग, दूसरी क्या पढ़ ली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें एक अनग्रुप्ड और एक ग्रुप्ड, ठीक है। एक अब इसमें एक रेंज पढ़ लिया था टर्म। अच्छा, और अगले टॉपिक आने से पहले इसके सारे टर्म समझ लो क्या किसको कहते हैं। तो देखो ये जो यहाँ पे ये बना, इनको कहते हैं क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स, क्लासेस या फिर क्लास इंटरवल्स, ये हो गए हमारे क्लास इंटरवल्स। और जो इनका साइज है, जैसे 20 से 29 के बीच में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स, 10, तो ये जो 10 है वो क्या हो जाता है, क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ। इसको क्या बोल देंगे, क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ। और फिर जो बाकी रहा वो होता है हमारा जो सबसे पहले वाला, इसको कहते हैं लोअर लिमिट क्लास का, और इसको कहते हैं अपर लिमिट ऑफ क्लास, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या क्या चीजें देखिए, अपर लिमिट क्या कहते हैं, जो बाद वाला होता है, फिर जो छोटा वाला होता है इस साइड, वो लोअर लिमिट हो गया। और क्लास साइज क्या होता है, जो कि क्लास साइज वैसे कैसे निकाल सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या एक और प्लस होगा, 20 से 29 के बीच में 9 नहीं होंगे प्लांट्स, 10 प्लांट्स होंगे, तो ये होगा। तो अब हमारे ये सारी चीजें समझ गई। अब देखते हैं अब आगे अगले टॉपिक में, जो कि एग्जांपल 4 से समझेंगे। पहले देखते हैं हमने क्या क्या देख लिया। असेंडिंग डिसेंडिंग वाला पहले देखा, जिसमें हमने क्या समझा था, रेंज। उसके बाद हमने देखा क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो था पहले अनग्रुप्ड, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी समझ ली थी क्या होती है फ्रीक्वेंसी। मैं ये इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे, साथ साथ बिल्कुल ये पैटर्न याद हो जाए। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर हमने समझा अनग्रुप्ड के बाद ग्रुप्ड एफडीटी, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या समझ लिया, क्लास साइज या फिर इसी को बोलते हैं क्लास विड्थ समझा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या समझा, एक क्लासेस या फिर क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं, वो क्या होता है। कुछ भी आपको अभी भी कंफ्यूजन होगी तो वो आगे मैं जब भी टॉपिक बताऊंगा तो वो हो जाएगा उसमें कवर। क्लास इंटरवल, फिर हमने एक देख लिया अपर लिमिट और क्या होती है और लोअर लिमिट क्या होती है। तो इतनी चीज हमने अभी पढ़ ली। अब हम आगे टॉपिक में देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हम अपने एग्जांपल 4 से। एग्जांपल 4 में क्या है, वेट्स दिए हुए 38 स्टूडेंट्स के, उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है।
और अब इसके साथ क्या किया है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसीज है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक और स्टूडेंट को इसमें ऐड करो जिसका वेट है 35.5 kg, तो अब इस स्टूडेंट की डेटा भी इसमें ऐड करो। कैसे करोगे? अब 35.5 कहाँ आएगा, किस रेंज में? क्या इसके बीच में आएगा, क्या इसके बीच में आएगा? ना इसके बीच में आ रहा है ना इसके बीच में आ रहा है, क्योंकि ना 35.5 35 से बड़ा है लेकिन 36 से छोटा है। इसका मतलब क्या, इसमें तुम नहीं डाल सकते हो, नहीं डाल सकते, तो अब कैसे डालें? तो इसको डालने के लिए अब क्या कर सकते हो भाई, इस क्लास के रेंज को बढ़ाओगे ना, इसके क्लास के साइज को बढ़ाओगे, इंटरवल्स को और बढ़ा दोगे क्लास के। तो कैसे बढ़ाएं? कुछ इस तरह के ये भी ऐड हो जाए। तो मान लो अब तुम कह दोगे, मैं ऐसे कह देता हूँ कि 35.5, उसके बाद अगला स्टार्ट हो रहा है 36.5 से, तो तब तो आ गया, ये भी आ गया। लेकिन अगर कोई और होता 35.50 या 55 मान लो, तो फिर वो बच जाता ना। क्यों बच जाता? क्योंकि अभी तक ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस का क्लास इंटरवल्स है। मतलब 35 के बाद डायरेक्ट 35 जो कि अपर लिमिट है, उसके बाद जो अगला लोअर लिमिट है वो क्या है 36। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस तब होगा जब जो प्रीवियस वाला अपर लिमिट हो जैसे 35, और जो नेक्स्ट क्या हो, हाँ, लोअर लिमिट जैसे 36 जो है अभी, वो दोनों क्या हो, सेम हो। तो अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे, जैसे 35 और यहाँ भी 35 हो जाता, तो अब क्या हो गया, कंटिन्यूअस, क्योंकि अब ऐसा बीच में कोई नंबर बचेगा ही नहीं जो कि नहीं प्रेजेंट कर सके। इससे हमारा दो और करेक्टराइज हो गया। कौन सा? ग्रुप, GFDT, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दो पार्ट में और डिवाइड हुआ। कौन से? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होगा, सेम अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो जाएगी। डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा, अलग अलग अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी। ठीक है, अब देखते हैं और इसके बारे में देखें। तो एक चीज देखो कि पहले तो 35.5 अब ऐड करने के लिए करेंगे क्या हम लोग इसमें। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट देखेंगे किसका, जो कि अभी जिसका देख रहे हो क्लास इंटरवल का, उसमें से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। लेकिन लोअर लिमिट किसका माइनस होगा, नेक्स्ट वाले का, जो अगला होगा, जो अगला है जिसका हम लोग देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2। इसको कह देंगे हम लोग डिफरेंस दोनों के बीच का। तो डिफरेंस कितना है, 36 माइनस 35। तो डिफरेंस कितना है, अपर लिमिट जिसका भी देख रहे हो, जैसे 35 अपर लिमिट है, और उसके अगले वाले का क्या 36, उसका लोअर लिमिट। तो उन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सॉरी, इसको उल्टा कर दो, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कह देना इसको। ठीक है, लोअर लिमिट ये है, ये अगले वाले का माइनस अपर लिमिट। ठीक है, जो बड़ा, तो ये कर दिया। तो अब इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये आ गया क्या, डिफरेंस का हाफ। ठीक है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, इसका उल्टा, इसको यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, इसका उल्टे का डिफरेंस बाय हाफ, तो वो क्या है 0.5। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट में से 0.5 प्लस करना है और लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस। देखो इसको ध्यान से, अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट में से हमने क्या किया, 31 में से 0.5 माइनस किया 30.5, और 35 में से 0.5 प्लस किया 35.5। तो सब में ऐसे ही कर दिया, -0.5 लोअर लिमिट में से और +0.5 अपर लिमिट में से। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाले। ठीक है, तो जैसे ये कन्वर्ट हो गया, अब एक चीज ध्यान दो कि 35.5 तो दोनों में आ रहा है, जैसे लास्ट वाले जो टर्म है दोनों में आ रहा है। तो अगर किसी का 35.5 kg हो तो उसको किस में इंक्लूड करेंगे, हमेशा लोअर लिमिट वाले को इंक्लूड करेंगे, जो लोअर लिमिट में हो रहा है, और एक्सक्लूड किसको कर देंगे, अपर लिमिट वाले को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपर लिमिट वाला एक्सक्लूड हो जा रहा है, कंटिन्यूअस में एक्सक्लूड हो रहा है क्या, अपर लिमिट वाला केजी जो है एक्सक्लूड हो जा रहा है कंटिन्यूअस वाले में। तो इसीलिए हम लोग कंटिन्यूअस वाले को
एक और चीज लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। देखोगे हर बहुत जगह यूज होता है एक्सक्लूसिव। GFDT। GFDT क्या? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब एक्सक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों एक ही है, कॉन्टिन्यूअस बोलो या फिर एक्सक्लूसिव। क्यों कॉन्टिन्यूअस को एक्सक्लूसिव बोलते हैं अभी देख लिया क्यों? क्योंकि ये रिलेट करता है अपर लिमिट को। इसमें क्योंकि अपर लिमिट वाला जो टर्म होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, उसको हम लोग नहीं करते इंक्लूड। और डिसकंटिन्यूअस वाले को ऐसे ही क्या कह देंगे? अब देखो पिछले वाले में जाके ये क्या था? डिसकंटिन्यूअस। इसमें क्या था? इंक्लूड हो रहा था अपर लिमिट वाला, क्योंकि सेम तो है नहीं, तो मतलब 45 भी इसी में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लूसिव। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था भाई, दोबारा एक बार देख लो। असेंडिंग डिसेंडिंग, उसमें रेंज देखा, फिर हम लोग गए थे कि कहाँ पे? फिर हम लोग गए थे टेबुलर, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी देखी। उसके बाद हम लोग कहीं क्या, ये था कौन सा? अनग्रुप्ड वाला था। तो फिर हमने ग्रुप्ड वाला देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें हमने क्लास, साइज, क्लास, विड्थ, मतलब ये सारी चीजें देख ली थी। और क्या था? क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, समझी। फिर हम लोग अब कहाँ आ गए? ग्रुप वाले का भी दो पार्ट, कौन कौन सा? इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो अब क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस C और D, डिसकंटिन्यूअस, या फिर इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। कॉन्टिन्यूअस वाले को क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अपर लिमिट एक्सक्लूड होता है। डिसकंटिन्यूअस को इंक्लूसिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि अपर लिमिट इंक्लूड होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इतनी चीजें अब हमने पढ़ ली, और ये भी साथ साथ पढ़ लिया कैसे डिसकंटिन्यूअस वाले को कंटिन्यूअस बनाया जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन हुआ खत्म, अब हमारा है कि उसको ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करना उस डेटा को। जैसे हमने सारे टेबुलर फॉर्म देख लिए, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख लिए, तो अब देखो बार ग्राफ क्या होता है, इसको भी बस समझ लेते हैं। बार ग्राफ क्या होता है? देखो यहाँ क्या है, सिंपली वो बहुत, ये है बार ग्राफ। अब इससे ही तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, बहुत सारी चीजें। अब देखो इसमें से क्या तुम देख के ये बता सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर? इजीली देख के बता सकते हो। ये रहा नवंबर, कितने बोर्न हुए? तो ये 4 यहाँ पे है, तो 4 स्टूडेंट्स वर बोर्न। यहाँ से हमने देख लिया 4 स्टूडेंट नवंबर में बोर्न हुए, इससे पता चल गया। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से मंथ में है? देख लो सबसे बड़ा कौन सा है? ये अगस्त, 6। तो 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे मैक्सिमम है, तो अगस्त ऐसा मंथ है जिसमें सबसे मैक्सिमम। कितना इजीली हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं चीजों को। तो यही है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में हमेशा ये डिफरेंस और इस बीच का ये वाला लेंथ, ये हमेशा सेम रखना, क्योंकि ग्राफ पेपर पे बनाओगे जब भी बनाओगे। और बाकी कॉलम, और इस साइड क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी। या देख लो इस साइड हम लोग फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहे हैं, वर्टिकल साइड, और हॉरिजॉन्टल साइड क्या है? वैल्यू ऑफ डेटा, वैल्यू, फिर वैल्यू है डेटा जो भी है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे देखो, अब जैसे ये रहा हमारा, ये है हमारा डेटा, और ये है उसका फ्रीक्वेंसी एक टाइप से कि रुपीस वगैरह। एक्सपेंडिचर है 20,000 में से पर मंथ। तो इसका बार ग्राफ बना है, तो बार ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा सिंपल। इस साइड क्या डाल दिया? डेटा, इस साइड क्या डाल दी? फ्रीक्वेंसी, और बार ग्राफ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। और बार ग्राफ में क्या है? अभी ध्यान से देखो, ये कौन सा टेबल है? अभी ये कौन सा टेबल है? अनग्रुप्ड। ये कौन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कर सकता है बार ग्राफ? अनग्रुप्ड वाले को कर सकता है। इस, और जब हमें ग्रुप्ड वाला करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? अगला हमारा जो कि है आजा हिस्टोग्राम। ये कौन से के लिए यूज होता है? ग्रुप्ड वाले के लिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। ये क्या सा होता है? तो ये देखो, ये वाला कौन सा है? अभी ग्रुप्ड में ही कॉन्टिन्यूअस। तो इससे हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे? हम लोग अपना हिस्टोग्राम। अभी हमें बस इतना पढ़ना है कि हिस्टोग्राम कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस ही होता है। क्यों होता है? तो देखो ये रहा तुम्हारा। अब इसको अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये ऐसा होता है हिस्टोग्राम। ये क्या है? कोई डिफरेंस है क्या इन दोनों के बीच में? नहीं है ना। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। बार ग्राफ से आप कौन सा कर सकते थे? डिसकंटिन्यूअस वाला भी ग्रुप कर सकते थे। ठीक है,
लेकिन इससे आप कौन सा कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस वाला कर सकते हो हिस्टोग्राम से। तो ये देखो, और ये वाला साइन को हम लोग बोलते हैं या तो जिगजैग बोल दो, या तो शायद कुछ लोग निक भी बोलते हैं, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। ये किस लिए यूज होता है, जैसे यहाँ देखो कॉन्टिन्यूअस वाले में जो क्लास इंटरवल्स है हमारे, वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 30.5 से। तो जब हम ग्राफ में डिनोट करेंगे तो जीरो के बाद क्या कर दोगे, सॉरी ग्राफ में डिनोट करेंगे तो जीरो के बाद डायरेक्ट क्या गया 30.5। तो बीच वाला बहुत कुछ तो रिप्रेजेंट करना बाकी है ना, तो वो रिप्रेजेंट नहीं करना पड़े, ये डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ गए। ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। बिल्कुल समझ आ गया, थ्योरी अभी बस हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो खुद से एक बार देख भी लेंगे कैसे करना है, लेकिन समझ तो आ ही रहा है ना भाई। चलो अब आगे देखो। अब हमारा हिस्टोग्राम हो गया, तो उसके बाद ये हमारा दोबारा कॉन्टिन्यूअस वाला और इसका हिस्टोग्राम बनाना है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, अभी यहाँ पे क्या था, हमारा जो क्लास इंटरवल था उसमें क्लास साइज, क्लास विड्थ क्या थी, सेम थी। इसमें भी कितनी है, 5 है, इसमें भी कितनी है, 5 है, 5 है, 5 5 5 सेम है। अच्छा, और इसमें 5 क्यों है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, इसीलिए 5 है। और इसमें +1 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला क्या है, एक्सक्लूसिव है, अपर लिमिट एक्सक्लूड हो जा रहा है। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया, क्लास साइज। यहाँ देखो क्लास साइज पहले वाले में क्या है, 20 10 10। तो यहाँ क्या है, क्लास साइज कांस्टेंट नहीं है सारे के लिए, वेरी हो रहा है। क्लास साइज इज वेरिंग क्लास विड्थ, क्लास साइज को ही क्लास विड्थ बोलते हैं। वेरिंग है यहाँ पे क्या, क्लास विड्थ हमारा ये क्या है 30, क्योंकि 70 एवं में 70 से 100 तक है। तो ये सारे क्या है, कांस्टेंट नहीं है, सेम हमेशा नहीं है क्लास विड्थ हमारे, तो ये वेरिंग क्लास विड्थ हो गया। अब इस तो एक चीज और यहाँ समझो, हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में एक बहुत अच्छी बात होती है, जो ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हम बनाते हैं, वो हमेशा मैंडेटरी है, होना चाहिए किसके प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। एक बार पिछले बारे में जाके देखो, जो हमने हिस्टोग्राम बनाया, इसमें क्या है, जितना ये एरिया होगा ये रेक्टेंगल का, वही बताएगा जिसका ज्यादा एरिया है, जिसका कम एरिया है उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जिसका कम एरिया है उसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी। ये एरिया क्या है, इससे इस वाले एरिया से ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लो 9 है, और इसकी क्या है 6 है, तो 9 बड़ा है ना 6 से। तो क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी से। और यहाँ पे ये क्या है, लेंथ मान लो, ठीक है। तो ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो भी प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी हमेशा क्या है एरिया, वो भी अभी, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हो जा रही है। और वो क्यों हो रही है, अभी देखो ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हैं, जो हमारी क्लास विड्थ है वो कांस्टेंट है सबके लिए, वेरी नहीं हो रही है। इसीलिए ये एक्चुअली क्या होता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से प्रोपोर्शनल हो जाता है फ्रीक्वेंसी। अभी समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ अभी वेरी हो रहा है क्लास विड्थ, तो यहाँ पे क्या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से फ्रीक्वेंसी होगी, प्रोपोर्शनल नहीं होगी। अब देखो, अब इस चीज को ग्राफ से भी समझते हैं। एरिया पहले देख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल। अब एक चीज देखो, यहाँ पे लास्ट वाले टू को नोटिस करो, ये एरिया और इसका एरिया, ये वाला एरिया क्या ज्यादा है इससे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, इसकी 8, लेकिन एरिया किसका ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो मतलब ये वाला तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है। लेकिन हिस्टोग्राम में ये तो मैंडेटरी है ना कि एरिया देख के हम समझ में आ जाए। तो इससे क्या हमारा समझ में आया कि जब अनइक्वल विड्थ हो, क्लास विड्थ हो, मतलब वेरिंग विड्थ हो क्लास विड्थ, तो हम डायरेक्टली इस ग्राफ में से, मतलब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से डायरेक्टली हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली कैसे बना रहे हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी हो वही लेंथ कर दे रहे हैं, वही हम लोग लेंथ कर दे रहे हैं ना यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब वेरिंग हो रहा है क्लास विड्थ तो हम लोग लेंथ को ही नहीं मानेंगे, क्या फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लेंथ हमेशा फ्रीक्वेंसी से जरूरी नहीं है प्रोपोर्शनल हो, लेकिन एरिया जरूरी है। वहां पे वो ऐसा हो जा रहा था, क्यों, क्योंकि सेम था इंटरवल। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें हिस्टोग्राम से,
तो इसके लिए हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी सबकी। देखो और वो कैसे निकलता है, उसको निकालने का तरीका है, ये दोनों चीजें तो दी हुई थी, उसके बाद विड्थ लिख दो क्लास की सबकी, इसका कितना है 20, 10, 10, 30, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का तरीका है, जो फ्रीक्वेंसी है आपकी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ इनटू मिनिमम क्लास विड्थ जो है आपका पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो यहाँ देखो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये क्या है, क्लास विड्थ है इसका, और मिनिमम कितना है क्लास विड्थ यहाँ पे 10 है ना पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, सिंपल। तो उससे क्या निकल गया हमारा लेंथ। और इसको खुद भी दिमाग लगाओ तो यही होना चाहिए ना भाई, प्रोपोर्शनलिटी को ठीक करने के लिए। तो ये सारे से क्या हो गया हमारा, कैलकुलेट रेक्टेंगल का लेंथ। अब जो हमारा इससे बनेगा हमारा ग्राफ, जैसे यहाँ क्या आ गया 3.5, ये ध्यान दो, ये अब 7 नहीं रहा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ये हो गया 3.5 क्लास इंटरवल का। तो अब जो हिस्टोग्राम बना वो क्या हो गया, करेक्ट। क्यों? क्योंकि अब इसका एरिया देखो और इसका एरिया देखो, तो अब इसका एरिया ज्यादा है ना, और यही होना चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी एरिया भी ज्यादा है। तो अब समझ में आ गया, करेक्टेड वाला भी जब भी वेरिंग क्लास विड्थ हो, मतलब क्लास विड्थ क्या डिफरेंट हो पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो हमेशा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ता है, और ऐसे निकालेंगे हम लोग करेक्टेड फॉर्म। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को प्लॉट करने का सिंपल तरीका क्या, पहले हिस्टोग्राम बनाओ। पहला तरीका ये है, पहले हिस्टोग्राम बना दो सिंपल, फिर जो हिस्टोग्राम का मिडिल पॉइंट होगा ना सारे रेक्टेंगल का, वो देखो जैसे यहाँ बी है यहाँ सी है, उसको डिनोट करो, और एक पिछले वाला भी उसका मिडिल पॉइंट जो 0, 0 है तो इसका आगे वाले का, इतना काम करके मैच कर दो। यही हो गया हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सिंपल सा, कोई दिक्कत। हिस्टोग्राम लिया, मिडिल पॉइंट देखे, एक पीछे वाले का भी देखा, एक आगे वाले का भी देखा, सबको मैच कर दिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन खत्म। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। सबसे पहले हमने इस वाले में पढ़ा असेंडिंग डिसेंडिंग, उसमें रेंज पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हम रेंज के बाद कहाँ गए थे भाई, असेंडिंग डिसेंडिंग के बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहां हमने फ्रीक्वेंसी देखी थी। फिर हम लोग गए थे फ्रीक्वेंसी के बाद क्या, ग्रुप्ड वाले में, क्योंकि ये अनग्रुप्ड था हमने देखा। ग्रुप्ड वाले में हमने क्लास विड्थ, क्लास साइज, क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट सारे देखे। ग्रुप्ड वाले का फिर हमने 2 पार्ट देखा, डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, या फिर उसको क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव या फिर इंक्लूसिव देखा। उसमें हमने देखा कि कैसे डिसकंटिन्यूअस वाले को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे, जो कि 3 क्या क्या अभी अब तक देखे हैं। पहला देखा बार, जो कि था अनग्रुप्ड वाले के लिए, या फिर कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस वाले के लिए, और एक होता है कॉन्टिन्यूअस वाले के लिए हिस्टोग्राम, क्योंकि क्या होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। और पॉलीगॉन भी क्या है, डायरेक्ट क्या है, हिस्टोग्राम का ही एक तरीके से डिफरेंट डिनोट करने का, जो भी कॉन्टिन्यूअस के लिए, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब कहोगे कि जरूरी है क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को जब भी करें तो हिस्टोग्राम बनाना, तो देखो ये एक तरीका। एक और तरीका देखते हैं जिसमें हमें हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़े, तो वो देखते हैं। अब मान लो एक और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, ग्रुप्ड वाला, कॉन्टिन्यूअस, तो अब इसमें से कैसे बनाएंगे, तो देखो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि कैसे बन रहा है, अभी हिस्टोग्राम बनाया, मिडिल पॉइंट, और जैसे ही ये पहला वाला देखो ये 0 के बीच है, तब भी हम लोग क्लास इंटरवल एक पिछले वाला -10 से 0 मान के ले रहे हैं, मतलब हमेशा एक आगे और पीछे वाला लेना जरूरी है। अब आगे देखें तो एक और है ये वाला, तो इसके लिए देखा जाए हम लोगों को करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लेकिन बिना हिस्टोग्राम का यूज किए हुए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा क्लास मार्क इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखो इस वाले में क्लास मार्क का भी कॉलम ऐड करना पड़ेगा। आप पूछोगे क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क कुछ नहीं होता, मिड पॉइंट ही होता है। जो हमने ग्राफ में देखा वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ किसी भी क्लास इंटरवल का। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट उसी क्लास का बाय 2। जैसे 140 है इसका लोअर लिमिट, प्लस अपर लिमिट 150 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो गया 145, ठीक है।
तो ये क्या होता है हमारा क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, एवरेज किसी भी क्लास का क्लास मार्क कर दिया। अब हमें बस क्या करना है, इसमें डिफरेंट कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल को डिनोट करने के बजाय क्लास मार्क कर देना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिनोट, सिंपल कर दिया। और इस पे वर्टिकल पे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी वही कर देनी है, क्लास मार्क लेके और डायरेक्ट फिर ऐड कर देना है। और इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है कि देखो यहाँ क्लास मार्क के ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी जैसे 5 है, ये सारे क्लास मार्क है 145 से के 195 तक, लेकिन यहाँ भी एक पहला वाला क्लास मार्क अपने आप से मान लिया और इसके बाद वाला माइनस कर दिया है क्या, क्लास जो हमारा साइज है, मिनिमम क्लास साइज, जैसे यहाँ पे हो गया 140 से 150 के बीच में है ना, उसका क्लास मार्क है। तो यहाँ इससे पहले वाला भी एक ले लिया, क्या होगा अगर इससे पहले कोई होगा तो 125 ही तो होगा, 10 के डिफरेंस पे आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद क्या होगा 205, तो इसमें 0 और इस पे 0 फ्रीक्वेंसी मान के प्लॉट कर दिया है यहाँ पे। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिना हिस्टोग्राम को यूज किए हुए। ये टॉपिक भी हुआ खत्म। हमने क्या क्या पढ़ लिया तो देख लो, 3 ग्राफ पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए 3 ग्राफ में, वही बार ग्राफ, उसके बाद हिस्टोग्राम, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सिंपल। ये तीनों समझ में आ गए होंगे आप सबको। इसमें एक करेक्टेड वाला भी अलग से देखा कि अगर वेरिंग हो जाए हमारी, क्या वेरिंग क्लास विड्थ या क्लास साइज, सेम बात हो गई, तो फिर उसको कैसे लेंथ अलग से निकालते हैं रेक्टेंगल का। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक और खास चीज हमने ये देखी, एक हिस्टोग्राम के साथ, एक बिना हिस्टोग्राम और क्लास मार्क का यूज किए हुए, दूसरा क्लास मार्क का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने ग्राफ में पढ़ ली। और बाकी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर वो सबको याद ही होगा क्या क्या पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आपको बस 3 टॉपिक पढ़ने हैं, तीनों मैं समझाता हूँ। एक है मीन, एक है मीडियन और एक है मोड। आपको बहुत लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन चलो बताते हैं। देखो पहली बात है मीन। मीन क्या होता है, एक एवरेज होता है। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका क्या निकालना है, मीन या एवरेज। तो कैसे निकलेगा, सम कर दो किनका, वैल्यूज सारे ऑब्जर्वेशन का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज ऐसे निकालते ना, जितनी चीजें उनका एक सम कर दो और डिवाइड कर दो ऑब्जर्वेशन से। जैसे यहाँ आ गया। और डिनोट कैसे करते हैं मीन को, एक्स बार से, सिंपल। तो एक्स बार क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको एग्जांपल से करेंगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, पहले थ्योरी देख लेते हैं। और इसमें क्या है, इसको डिनोट कर दिया हमने एक और तरीके से, इस साइन को बोलते हैं समेशन। ये एक्चुअली डिनोट करता है कि सम हो रहा है सारी चीजों का। जैसे ये देखो, ये एक्स बार इज इक्वल टू, ये क्या दिखा रहा है, इसको, इसका मतलब ये हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 जाके xn तक डिवाइडेड बाय n। देखो डिवाइडेड बाय n है। और इस समेशन का क्या मतलब हो गया, देखो i इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे i है ये, तो i की वैल्यू पहले 1 डाली, कहाँ तक डालनी है, n तक, बार बार। और उसका क्या समेशन मतलब सम कर दो, सिंपल, यही मतलब हुआ इसका। तो x बार इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय n, यही तो होता है एवरेज और मीन। और दूसरा है, ये वाला है अनग्रुप्ड के लिए, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन। अनग्रुप्ड में क्या होता है, याद ही होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि उसमें अलग से टेबल में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई रहती है। तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो इसको भी ये हो गया। आपको मैं इसको समझाऊंगा जब क्वेश्चन पे, तो समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। मीन हमें समझ आ गया क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन से जो मैंने कहा ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कौन सा, अनग्रुप्ड का। यहाँ पे ग्रुप नहीं है, ये मार्क्स है, ये फ्रीक्वेंसी है उसकी। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, मार्क्स को कह दिया एक्स आई, फ्रीक्वेंसी को एफ आई। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक और कॉलम पे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब जो फ्रीक्वेंसी का समेशन है उसको ही डिनोट करेंगे इस टर्म से, मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिंपल ये हुआ, जितनी फ्रीक्वेंसी उनका समेशन, कहां से कहां तक, पैसे i इज इक्वल टू क्या, 1 से लेकर जो पहला है इंटू कहां तक, जहां तक n हो, n तक मतलब जितना टोटल नंबर ऑफ हो वहां तक, f i।
F1 F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, F1 प्लस F2 से लेकर Fn तक, इसका डॉट डॉट है। इसका मतलब ये वो ऐसे ही उसके ऊपर न्यूमरेटर का मतलब क्या हो गया, Fi xi है, n i इज इक्वल टू 1 से दिस, तो इसका मतलब क्या हो गया, F1 इंटू x1 प्लस F2 इंटू x2 कहाँ तक, Fn इंटू xn तक। तो इस क्वेश्चन में कहाँ तक है, n क्या है हमारा, ये वाला टर्म लास्ट वाला जितना भी होगा, ये मान लो ये 100 था या 20 था, तो उसका fx इंटू ये, तो सबका सम कर दिया। यहाँ पे देखो कितनी इजीली टेबल पे, और इसका सम कर दिया। तुम्हें इस अलग से करने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाया, यहाँ इसका टोटल सम लिखा जो क्या होगा दिस, और इसका टोटल सम लिखा और इससे इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका मीन क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू इस क्वेश्चन के लिए 1779 डिवाइडेड बाय 30, ये हो गया हमारा मीन। चलो मीन हमारा हुआ खत्म। अब बात करते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या है, वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी अनग्रुप्ड डेटा का ही होता है, और इसमें क्या है कि ये जो होता है मीडियन जो होता है वो हमारे टोटल ऑब्जर्वेशंस को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, जैसे अब ये एक मीडियन है मान लो, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। अब बीच वाला जो है, अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये 6 और ये 6 इक्वल पार्ट्स है ना, 6 6। तो ये क्या है, ऑड नंबर के लिए। और जब इवन नंबर की बात करते हैं, जैसे ये 14 है, इवन है, तो इसके लिए दो हो जाएंगे, दो मीडियन है, तो एक मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मीन निकाल देंगे। तो इसको अगर वर्ड्स में किया जाए तो इफ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो हमारा मीडियन क्या होगा, n प्लस 1/2 ये वाला टर्म। अब देख लो ये कितना है, मान लो ये 13 था, तो ये क्या है, इसका कौन सा टर्म मीडियन होगा, 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 14/2 जो कि है 7। अब देख लो भाई 7 कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7। बस एक चीज हमेशा याद रखना, इस ये कब होगा, जब आप एक बार अरेंज कर लोगे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में। ऐसे ही बहुत लोग गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करते अरेंज करने के बाद ही मीडियन निकलेगा। और उसके बाद जैसे ये इवन है, तो इवन के लिए क्या करेंगे हम लोग, मीन निकालेंगे, किन दोनों टर्म का, n+2 और n+2 सॉरी n/2 एंड n/2 + 1 टर्म का, इन दोनों टर्म का मीन निकालो। जैसे अब ये है 14 टर्म है, तो n/2 क्या हो जाएगा 7 और n/2 + 1 क्या हो जाएगा 8। तो 7 और 8 का मीडियन निकाल लो, जो ऑब्जर्वेशन आई यहाँ पे 7 टर्म और 8 टर्म के जैसे मान लो वैल्यू क्या होगी, मान लो इसकी वैल्यू 15 है, इसकी 16 है, इन दोनों टर्म्स की इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो इस दोनों का क्या कर दो मीन, 15 + 16 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल मीडियन निकल गया। अब हम बात करते हैं लास्ट में, सारे देखते हैं, एक होता है और मोड, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो मीन हमने देख लिया था मेजर में। सबसे पहले क्या होता है, ऐड करना होता है सारे ऑब्जर्वेशन को, डिवाइड कर देना होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये रहा फॉर्मूला। और अनग्रुप जब टेबल में हो तो ये रहा फॉर्मूला, इसको टेबल से निकाल लो। मीडियन में क्या होता है, जब n ऑड नंबर हो तो n + 1/2 ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू को हम लोग कह देंगे मीडियन। और n इज अ इवन नंबर अगर हो तो मीन हो जब इन दोनों ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हो, सिंपल। और मोड क्या होता है, मोड बस वो होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली और अकरिंग ऑब्जर्वेशन। मोस्ट फ्रीक्वेंटली कहने का मतलब, जैसे आप बहुत बार कहते हो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ये यूज वर्ड करता हूँ, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वो वर्ड यूज करता हूँ, तो इसमें कहने का मतलब बस यही है, फ्रीक्वेंटली मतलब फ्रीक्वेंसी। मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मतलब जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा ना टेबल में, वही वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन मोड उसी को कह देंगे। अब देखो कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब देखो 5, पहला एग्जांपल है, 5 people were asked about the time in a week they spent doing social work for their community. They said these are hours respectively. Find the mean or average time in a week devoted by them for social work. तो ये अब इतने hours हैं, अब इसका क्या निकालो मीन। तो मीन कैसे निकल जाएगा, सिंपल 10 + 7 + 13 + 20 + 15, जितने नंबर ऑफ क्या है ऑब्जर्वेशन है उनका सम कर दिया और
उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल। अब ये कितना हो गया, इसको प्लस करके डिवाइड 5 करके निकाल लो मीन। यही हो गया हमारा मीन या एवरेज। अब हम लोग बात करते हैं मीडियन की। तो हाइट दिए हुए क्लासेस की, अब इसका मीडियन बताओ। तो देखो पहले कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है ऑर्डर। लेकिन अभी क्या ये पहले देख लो असेंडिंग या डिसेंडिंग में है। हमेशा याद रखो पहले एक बार असेंडिंग या डिसेंडिंग चेक कर लो। तो नहीं है तो अब इसको जल्दी जल्दी पहले क्या कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। पहले क्या है 144 145 भी है 147 148 भी है 149 भी है 150 भी है 152 भी है 155 भी है और 160 है। मेरे हिसाब से 9 हो गए 3 3 6 3 9। ओके असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। मीडियन है तो 9 है मतलब ऑड है तो क्या हो जाएगा n + 1/2। ऑड है तो सिंपल क्या हो गया 10/2 मतलब 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 149 है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो 149 क्या हो गया हमारा मीडियन। सिंपल। अब आगे देखते हैं। अब एक और है मीडियन निकालना इस टीम का। ये कितने हैं, अब इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो। पहले कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा लिखा हुआ होगा, अच्छा नहीं लिखा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इवन है। तो देख लेते हैं एक बार ये भी। तो सबसे छोटा क्या है 2, फिर क्या है हमारा 5, फिर मेरे हिसाब से 7 कितनी बार है 2 बार 2 × 7। उसके बाद 8 है 10। अच्छा 8 भी शायद 1 2 बार 8 है। उसके बाद 8 2 बार है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 2 और क्या है कोई 8 नहीं 2 हो गया। 8 के बाद क्या है हमारा कोई टर्म तो 7 17 15 14 10 है। 10 भी 2 बार है। 10 के बाद क्या है हमारा 14 है मेरे हिसाब से छोटा है ना। तो 14 एक बार है। फिर 15 है जो कि एक बार है। 15 के बाद क्या आ गया 2 7 तो हो चुके हैं। 5 वाला भी हो गया 7 हो चुका है 2 बार। अब है 18 मेरे हिसाब से 14 15 हो गया 18 कितना है एक ही बार है। 18 के बाद अच्छा 18 से पहले 17 भी है। इसको दोबारा थोड़ा टाइम लगता है 17 फिर 18 17 27 बाकी रहा 24 48। अच्छा तो पहले क्या हो गया 24 फिर 27 हो गया 48 और 28 बाकी है तो 28 48। अब कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब 16 टर्म है तो n/2 8 हो गया n/2 + 1 9 हो गया। तो 8 और 9 टर्म क्या है 3 6 7 8 9 10 और 14। अब इसका क्या कर दो मीन। तो 10 + 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24/2। सिंपल ऐसे ही निकालना है। अब हमें देखना है मॉड। तो मॉड में क्या है जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो। तो देख लो सबसे ज्यादा कौन सा यूज हुआ है। तो मेरे हिसाब से 9 हुआ है 1 2 3 4। 7 कितनी बार हुआ है 1 2 3 10 1 2। मेरे हिसाब से 9 जो है 4 बार यूज हुआ है जो कि सबसे ज्यादा है। तो 9 क्या हो गया हमारा 9 हो गया मोड। इसको अगर इजीली करना है तो क्या कर लो टेबल बना लो। ठीक है यहाँ लिख दो हमारे मार्क्स और यहाँ लिख दो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी लगभग फिर डायरेक्ट देख के बता दो मॉडल। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। कंसीडर स्मॉल यूनिट ऑफ फैक्ट्री देयर आर 5 एम्प्लॉइज और 1 सुपरवाइजर और 4 लेबरर्स हैं और लेबर की सैलरी दिस है पर मंथ। व्हाइल ईच सुपरवाइजर की 15,000। कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द सैलरीज ऑफ दिस यूनिट ऑफ फैक्ट्री। तो भाई 5 एम्प्लॉइज है ना तो देख लेते हैं। तो 5 एम्प्लॉइज हैं तो पहले मीन निकालते हैं। मीन क्या हो जाएगा टोटल कितना है 5,000। 4 लोगों का है लेबर 4 थे तो 5,000 इंटू 4 प्लस 15,000 इंटू 1
डिवाइडेड बाय क्या 4 + 1 5। ये कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ये वाला I = क्या 1 से n, और पहले क्या था हमारा fi × xi डिवाइडेड बाय दिस × fi। तो ये fi × xi है। देखो ये 4 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, ये हमारा xi हो गया एक तरह से, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये xi और ये fi। तो इन दोनों का सम मल्टीप्लिकेशन का और fi का समेशन 4 + 1 5। तो इसको आप कैलकुलेट करके निकाल दो, देख लो कितना यार, 4 × 20,000 + 15,000 डिवाइडेड बाय 5। अब इसका कितना हो जाएगा 35,000, 35 मतलब 7,000 आ गया आपका मीन। अब ऐसे ही मीडियन निकाल दो। अब मीडियन निकालते हैं भाई, तो इसको यूज करो। मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले क्या था 5,000 5,000 5,000 4 थे ना, 4, और उसके बाद क्या है 15,000। ये पांचों को लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब कितने हैं, 5 टर्म है, तो बीच वाला मीडियन 5,000 क्या हो गया हमारा मीडियन, सिंपल बीच वाला हो गया। अब उसके बाद आ गया मोड। तो मोड तो सिंपली क्या है 5,000, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है जो सबसे ज्यादा है। खत्म, तीनों चीजें देख ली, ये चैप्टर अब हमारा खत्म। अब और हार्ड प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर में। अब बस एक्टिविटी देख लेते हैं इसकी, जितनी हो सके थोड़ी बहुत समझने के लिए। तो चलते हैं अब अपनी एक्टिविटीज देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर की भी एक्टिविटीज। इसमें वैसे ज्यादा एक्टिविटीज अभी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एक्टिविटीज थोड़ा समझाने के लिए जितना समझा सकता हूँ मैं समझा देता हूँ। बाकी आपको देखना है तो आपको रूल्स तो पता ही है सब्सक्राइब वाले, तो बाकी अलग अलग टाइम पे आते रहेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो देखो इसमें क्या है, ये एक ऑटोमेटिक बार चार्ट है। तो देखो बस इसका यही काम है कि देखो ये एक बार ग्राफ है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में ऑफ कोर्स कोई ऑब्जर्वेशन है जिसकी वैल्यूज है, और ये इस साइड क्या है वर्टिकल फ्रीक्वेंसीज है। तो ए की वैल्यू इतनी है तो उस हिसाब से बार ग्राफ चार्ट दिखा रखा है। तो देखने की वाली बात बस ये है कि यहाँ अगर तुम लोग बढ़ाओ चढ़ाओगे तो देख सकते हो भाई कैसे काम कर रहा है बार चार्ट। इसको खुद से करने के लिए सब्सक्राइब, तो बस तो इजी चीज है भाई, ये देखो। तो मतलब समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ तो यहाँ पे भी आपको करना है। ठीक है, खत्म। बार चार्ट का हमने एक एक्टिविटी देख ली, समझ लिया कि कैसे होता है यार। देख लो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने वाला निकालना है, और ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये किसके लिए होता है डिसकंटिन्यूअस वाले के लिए, क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ तो नहीं है ना। तो अब अगला देखते हैं हम लोग। अब है हमारी दूसरी एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी सिंपल एक हिस्टोग्राम पे बेस्ड है, हिस्टोग्राम। अब इसमें क्या है, ये सारे ऑब्जर्वेशन है। मान लो ये मार्क्स है 5 आउट ऑफ 5, इतने सारे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको आपको इसका यूज करके हिस्टोग्राम पे दिखाना है, बनाना है। तो देखो कैसे करोगे, एक्चुअली आप पहले टेबल बनाओगे कि कितनी बार इस 1.5 है, तो उसको फिर देखोगे 1 2 3, ये क्या है फ्रीक्वेंसीज, कितनी बार ये नंबर्स हैं, और ये क्या है उनकी वैल्यूज है ऑब्जर्वेशन की। तो जैसे 1.5 एक ही बार है, 5 2 बार है, उसके बाद 2.2 2 बार है, 2.3 एक बार है, तो सारे एक है 2 है, इस हिसाब से। तो चलो एक बार अब इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल देखते हैं। ये देखो, तो जैसे 1 क्या था एक बार, 2 से 3 के बीच में कितने कितने नंबर थे, तो ये ऐसे। फिर ये देखो, तो सिंपली हिस्टोग्राम बन गया। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि x क्या होगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें खास बात क्या है, वो जो डिस्ट्रिक्ट थे उसको हमने डिसकंटिन्यूअस थे उसको कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में लिखा है, तभी हमारा क्या बना है हिस्टोग्राम। अब इसको फ्रीक्वेंसी को हटाओ, नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो भाई हिस्टोग्राम बनाने का। यहाँ पे देखते रहो, अपनी कॉपी में इसको देख के बनाओ और फिर देख लो भाई सही है नहीं। तो हमारा ये एक्टिविटी भी बस इसी पे बेस्ड है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, ये एक्टिविटी भी हिस्टोग्राम पे बेस्ड है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये वाली आपको डिफरेंशिएट कर देगी। जब वेरिंग विड्थ हो तो आप कैसे कन्वर्ट करके लिखते हो। हमने देखा था वेरिंग विड्थ के लिए लेंथ निकालना पड़ता है। चलो एक बार इसको देखते हैं। तो देखो पहले ये जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, हाइट है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, मान लो अभी के लिए यही है। अब यहाँ देखो क्लास साइज क्या है, 110 से 140 मतलब 30, ये 10, ये 5, ये 5,
ये है 10, तो मतलब इसका क्लास साइज और क्लास विड्थ क्या हो रही है, वेरी हो रही है, डिफरेंट है, तो इसके लिए लेंथ निकालना पड़ेगा। अब बिना लेंथ का अगर हम लोग देखें तो कैसा होगा भाई डायग्राम, ऐसा। अब ये गलत होता है, हमें मालूम है क्यों, क्योंकि एरिया प्रोपोर्शनल नहीं हो पाता है, किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल को एक्सटेंड करेंगे। ये देखो दबाया, तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले विड्थ लिख दी, सारी विड्थ कितनी थी वो लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने पहले तो ये किया कि हाइट, उसके बाद हाइट कैलकुलेट कर दी। हाइट मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, तो उसको कैलकुलेट करने का हमने क्या सीखा था, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ इनटू मिनिमम क्लास विड्थ। तो जैसे किसी एक का देखो, पहले वाले का, तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, विड्थ जो है 30, 10 30। अब इस टेबल में मिनिमम विड्थ क्या है 5, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, कितना हो गया 5 into 6, 5 से ये गया तो ये हो गया 6 और डिवाइडेड बाय 10, पहले तो ये 5 3 डिवाइडेड बाय 3, तो आ गया आपका एक तरह से 1.20 मतलब 6, देखो 1.67 यही होगा। तो ऐसे सारे हाइट निकले हुए हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या वेरी होगा। तो देखो वेरी क्या कर रहा है अब हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखो ये कैसे वेरी हो गया। इसका ब्लू वाले का एरिया है कितना था पहले जब हम लोगों का करेक्टेड नहीं था, और जैसे ही इसको करेक्ट किया लेंथ को हमने, तो एरिया कम हो गया। तो ऐसी सारी चीजें हैं, इसमें आप लोग वेरी करवा सकते हो खुद से। देखो अब इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से वेरी करा के देख सकता हूँ, यहाँ से कुछ चेंज होगा हमारा फ्रीक्वेंसी अलग अलग, तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाइट वगैरह खुद कैलकुलेट हो गई। यहाँ से आप चाहो तो इसको हाइट भी कम कर सकते हो। ये देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली अभी मैं क्या चेंज कर रहा था, हाइट ये वाला, तो ये साइड का एक्चुअली हम लोग क्या कह रहे हैं, क्लास इंटरवल्स हैं। ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये सारे जो कि चेंज हो रहे हैं। और ये जैसी क्लास इंटरवल चेंज हो रहा है, तो आप वो भी यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट्स को, ब्लू पॉइंट्स को हिला के कर सकते हो इस ग्राफ में। तो ये एक्टिविटी यही दिखाती है। अब हमने ये भी एक्टिविटी देख ली, अब हम अपनी लास्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। तो अब हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी, आखिरी एक्टिविटी, जो कि बता देगी आपको क्या, मीन मोड मीडियन के बारे में। तो देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि हाइट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रीज, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, और कोई एक वेरिएबल है, तो आपको उसी के बारे में सब कुछ निकालना है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है राइट डाउन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a व्हेन मोड इज 15। तो अगर मोड 15 है मान लो इस क्वेश्चन का, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये निकालना है। फिर अगर a की वैल्यू क्या हो, अगर मीडियन 10 और अगर मीन इतना हो, तो चलो निकाल के देखते हैं। और इसमें खास बात यह है कि आप ये टेबल खुद से भी इस एक्टिविटी में चेंज कर सकते हो, यहाँ स्प्रेडशीट में वैल्यू डाल के अपने हिसाब से। सोल्यूशन निकालने के लिए आपको कहा गया है कि पहले आप खुद निकालो, ठीक है, आप निकालो और फिर यहाँ पे क्या कर लो, वेरीफाई कर लो। अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे a है, इसको चेंज करके देखना है कि कब ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। 15 अगर मॉड हो तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, तो मान लो मॉड 15 है, तो देखते हैं लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है। यहाँ गए देखो, जैसे ही हम लोग 6 पे गए पे, तो क्या हो जा रहा है, 2 मॉड वैल्यू हो जा रही है। जैसी 5 तक 15 ही था, ठीक है, तो अगर 15 था 5 तक, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या हो गई 5, तो आंसर क्या हमारा 5, पहले वाले का ए का। अब यहाँ ग्राफ में देख लो, यहाँ पे नीचे, तो नीचे देखो तो ये वाला, इससे आपको समझ आ रहा होगा कि इसको क्या लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में, एक तरह से टेबुलर फॉर्म में दिखाया दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में भी है। पहले 5 4 5 है, फिर 10 है, फिर इतने 15, फिर 20। और ए एक्चुअली देखो क्या है, ए हमारा है यहाँ पे ये नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ 5, तो 5 को हम लोग वेरी कर रहे हैं कि कितनी बार 5 होगा, यहाँ 5 बार है। देखो ध्यान से नीचे देखना क्या हो रहा है, जैसे ही मैं a की वैल्यू 4 करूँ तो 5 कम हो गया, 3 करूँ तो कम हो गया, जैसे ही बढ़ाता जाऊँ कम ज्यादा होता जा रहा है। तो इसी तरह हमें मॉड वैल्यू क्या देखनी है, कब सब 15 हो, तो 15 मॉड कब होगा, जब 15 सबसे ज्यादा होगा। जैसे ही हम लोग 6 पे चले जा रहे हैं, तो 5 भी 6 बार हो जा रहा है और 15 भी 6 बार, तो मॉड 2 हो सकते हैं। अगर a 5 है, अगर a लार्जेस्ट वैल्यू अगर मान लो 5 है, तो यहाँ तक तो 15
का लार्जेस्ट है नंबर ऑफ ट्रीज, तो मॉड क्या हो जाएगा 15 ही हो जाएगा, इसलिए हमारी लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी 15 हुई। अब ऐसे ही चलते हैं, राइट डाउन द मीडियन अगर 10 है तो वैल्यू बताओ एक ही, तो मीडियन क्या होता है मिडल वाला, तो दोबारा देखो नीचे अगर मैं ए चेंज करूं तो मीडियन चेंज होता जा रहा है, बीच की वैल्यू चेंज, अब 5 है, अगर और कम था तो यहाँ 15 था। तो अब देखो कि हमें क्या चाहिए, मीडियन चाहिए 10, तो 10 कब आ रहा है, अब देखो बस इस कंडीशन पे a इज इक्वल टू 12 है तो मीडियन क्या आ रहा है 10, यहाँ पे मीडियन की वैल्यू क्या आ गई 10। तो ये भी हमें समझ आ गया क्या होगी a की वैल्यू जब 10 चाहिए। अब मीन निकालने के लिए क्या है, मीन के लिए तो भाई कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, और यहाँ देखो कैलकुलेशन किया हुआ है, एवरेज किया हुआ है, सबको प्लस करके डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ इसके फ्रीक्वेंसी के सम से। ये क्या है f इंटू एक्स आई, याद करो फॉर्मूला क्या था एफ एक्स आई बाय समेशन एफ आई, तो ये क्या है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या है एफ आई इंटू एक्स आई प्लस एफ आई इंटू एक्स आई का समेशन, और ऐसे क्या निकाल लिया हमने मीन 12। अभी क्या है हमारा 12 मीन, जब a इज इक्वल टू 12 हमें कितना चाहिए 13.5, तो वेरी करके देख लो भाई कब आएगा, इसको और इधर करें तो यहाँ जब a की वैल्यू 7 है तब ये मीन आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 7, तीनों निकाल दिया। खुद से कैसे निकालोगे, तो ऐसे ही कैलकुलेट करके बस यहाँ पे क्या कर दोगे वेरिएबल में, जहाँ ये 7 है इसकी जगह a कर दो, 5 इंटू ए प्लस दिस इज इक्वल टू 13.75, a की वैल्यू फाइंड कर लो सिंपल मीन में। ये सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे ही। तो चलो अब हमारी सारी थ्योरेटिकल पार्ट हुआ कंप्लीट और ये चैप्टर भी हुआ कंप्लीट।